नमस्कार, मैं जगदीप सिंह और आप सबका स्वागत। मेरे मेहरबान दोस्तों, बीते कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और प्रवक्ता कई अहम तरीन और अलग अलग मुद्दों पर इस देश के सामने झूठ परोसने में लेश मात्र भी संकोच नहीं कर रहे हैं। ऐसी सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, जहां कोरे और सफेद झूठ धड़ल्ले से ना केवल बोले जा रहे हैं बल्कि गोदी मीडिया के कई बड़े मंचों पर इस देश की जनता को मुखातिब होते हुए खुलकर झूठ बोला जा रहा है। तो अब ऐसे में हमारी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस देश की भोली भाली जनता के समक्ष झूठ और सच के इस फर्क को पूरी ईमानदारी से रखा जाए। तो आज की इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के एक और सफेद झूठ का पर्दाफाश मैं करूंगा। कमतर शब्दों में आसान भाषा के साथ मैं अपनी बात रखने से पहले चाहूंगा कि आप करीब 1 मिनट के इस वीडियो को जरा देखें। तो आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता महोदय मेरे द्वारा पूछे गए ये सवाल कि 52 वर्षों तक क्यों आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया गया, प्रत्युत्तर में ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का हवाला देते हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्या है वास्तविकता? शुरुआत करते हैं 15 अगस्त 1947 से। मेरे मेहरबान दोस्तों, हम सब जानते हैं ये वो दिन था जब ये मुल्क सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। उस वक्त के जो तमाम बड़े नेता थे उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो इस देश के संविधान को इस देश के समक्ष कुछ इस ढंग से रखे कि वो सर्वमान्य हो और समानता का अधिकार पूरे देश को देता हो। तो ये जिम्मेदारी दी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब को। संविधान सभा गठित की गई जिसमें और सदस्य जो थे बड़े प्रतिष्ठित नेता थे, बड़ी अच्छी छवि रखने वाले लोग उसमें शामिल थे और काफ़ी गहरे विचार विमर्श और मनन के बाद करीब 2 साल लगे इस देश के संविधान को निर्मित होने के लिए। इस दौरान एक जिम्मेदारी और थी और वो जुड़ी थी इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। कैसा राष्ट्रीय ध्वज इस देश का हो, उसका आकार कैसा हो, उसके रंग कैसे हो, वो किस तरीके से बने। चूंकि हम सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग थे तो ऐसे में कोशिश ये की गई कि तमाम तरह के धर्म संप्रदाय और जातियों के लोगों को उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को संज्ञान में लेते हुए कुछ इस तरीके से राष्ट्रीय ध्वज को निश्चित किया जाए जिसमें ये पूरा भारतवर्ष झलके। ये वो दौर था जब आरएसएस हिंदू महासभा के नाम से जानी जाती थी और इसके प्रमुख गोलवलकर साहब जो थे, उन्होंने जब 3 रंगों की बात आई तो इसका विरोध किया। विरोध तो असल में संविधान का भी किया गया मनुस्मृति को आधार बनाकर, लेकिन आज बात राष्ट्रीय ध्वज की। तो गोलवलकर साहब का ये कहना था कि ये जो 3 रंग है ये अशुभ है। उस वक्त का जो इनका मुख्य पत्र था हिंदू महासभा का ऑर्गेनाइजर, उसमें ये सवाल खड़ा किया गया और प्रत्युत्तर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी सख्ती के साथ ये कहा कि हम त्रिमूर्ति को मानने वाले लोग हैं, वैसी सभ्यता को मानते हैं, वैसे धर्म वैसे सनातन से जुड़े हुए लोग हैं जहां ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी आस्था इस देश पे रखी जाती है। तो लिहाजा इन 3 रंगों में कुछ भी अशुभ जैसी बात नहीं है। एनी हाउ, उस वक्त एक और चीज थी जिस पर भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग अक्सर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। दरअसल जो आखिरी हमारे गवर्नर जनरल थे अंग्रेजों के, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने एक मशवरा दिया कि जो यूनियन जैक है चरखे के साथ वो राष्ट्रीय ध्वज में हो। तब नेहरू जी ही थे जिन्होंने बड़ी सख्ती के साथ इसे मना कर दिया।
उनका साफ साफ कहना था कि बामुश्किल इस देश को आज़ादी मिली है, लिहाजा हम कुछ भी ऐसा नहीं रखेंगे जो हमें हमारी गुलामी की याद दिलाता हो। अब यूनियन जैक जो है वो इंग्लैंड से जुड़ा हुआ एक प्रतीक है और इसे पूरी तरह से नेहरू जी द्वारा इनकार कर दिया गया और ऐसे सूरत में ना तो ये कभी प्रभाव में आया और ना ही यूनियन जैक और चरखे वाले राष्ट्रीय ध्वज का कोई वजूद बना। अब हम बात करते हैं इसके बाद की स्थिति की। 26 जनवरी 2001 को अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूं तो मैं आपको बताऊं कि इस दिन 3 नौजवान जो हैं वो नागपुर स्थित आरएसएस के मुख्यालय में जाते हैं। राष्ट्र प्रेमी युवा दल नाम की इनकी संस्था थी और इन लोगों के नाम भी मैं आपको बता दूं, बाबा मेंढे और रमेश कालंबे और दलीप चट्टानी, ये 3 युवक जो हैं वो आरएसएस के मुख्यालय में जाते हैं एक बहाना लगाकर कि वो जो आरएसएस के यानी हिंदू महासभा के पहले अध्यक्ष थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं और अंदर जाकर ये तीनों युवक आरएसएस की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा देते हैं। लेकिन आपको शायद ही यकीन आए इसके बाद क्या होता है। इन तीनों युवकों को पकड़कर पुलिस को दे दिया जाता है। नागपुर कोर्ट में केस नंबर 176 के तहत मुकदमा चलता है और करीब 11 सालों के बाद ये तीनों युवक कानूनी तौर पर रिहा होते हैं। जब ऐसा हुआ और चौतरफा जब आरएसएस की इस कार्रवाई को लेकर निंदा शुरू हुई, क्योंकि इन युवकों ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसकी कोई निंदा कर सके या जिसको कोई अपोज कर सके, तो उस तगड़ी फजीयत जिसे हम कहते हैं होने के बाद आरएसएस ने तय किया और इसके बाद से आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाने लगा। इतना ही नहीं, जब ये लोग बात करते हैं, ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो चलिए जरा थोड़ा सा इसे भी देख लें। वैसे तो नवीन जिंदल साहब ने साल 2002 में जो पिटीशन, जो याचिका दायर की थी, जिसमें ये कहा गया था कि इस देश के हर नागरिक को 24 घंटे ये अधिकार होना चाहिए कि वो जब जहां जैसे चाहे राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर या अपने किसी संस्थान में लगा सके। और वैसे भी इस देश के नागरिक होने के नाते ये अख्तियार नागरिकों को होना भी चाहिए। लेकिन असल वजह क्या थी, कहाँ दिक्कत थी, वो मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। देखिए, द एम्ब्लम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950-12 और द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971-69 एंड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। तो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं तो ये तमाम तरह के अधिनियम बने हुए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज का किसी तरीके से अपमान ना हो। अब हम अगर बात करें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की, तो इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है वो ये निर्धारित करता है कि फ्लैग का रूप, रंग और आकार कैसा हो। इसमें यह भी देखा जाएगा कि मैस्ट जो है, यानी कि अगर कोई इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे किसी बड़े व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो वैसी स्थिति में अगर शोक प्रकट करना हो तो जो मैस्ट है उसको कितना झुकाना है, यानी कि आधा झंडा लहराया जाए और आधे को झुका दिया जाए, शोक प्रदर्शित करने के लिए, जिसे हम राष्ट्रीय शोक भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरे 2 पार्ट हैं जिनका मैं आपको थोड़ा सा हवाला दे दूं। पार्ट 2 ये बताता है कि तमाम तरह के निजी संस्थान, जिसमें शैक्षणिक संस्थान भी आते हैं, वो झंडे को कैसे और कब लहरा सकते हैं, उनको लेकर इसमें विस्तृत जानकारी है। और जो पार्ट 3 है वो सरकारी महकमों और सरकारी महकमों के बैनर तले चलने वाली सरकारी एजेंसीज के प्रीमिसेस के अंदर राष्ट्रीय ध्वज की स्थिति को बताता है। अब जैसे इन साहब ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का हवाला दिया, जो कि मैंने बताया कि एक कोरा झूठ है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा अगर हम अपने बचपन में चले जाएं
तो आप देखिए हमारे स्कूलों और कॉलेजों में 26 जनवरी को या 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता था कि नहीं फहराया जाता था? तो एक बारगी आपको याद आ जाएगा, बिल्कुल फहराया जाता था। तो दरअसल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया साल 2002 से पहले तक, यानी नवीन जिंदल साहब की पिटीशन पर फैसला आने से पहले तक, ये रिस्ट्रिक्ट जरूर करता था कि आप सारा साल राष्ट्रीय ध्वज जो है वो नहीं फहरा सकते, ताकि कहीं किसी तरीके से राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान ना हो। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है, यानी 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस की बात है, वहां कहीं पर भी किसी तरीके की रोक टोक, कोई मनाही किसी को नहीं थी। बावजूद इसके आरएसएस के मुख्यालय पर 52 वर्षों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगाया गया, किसी भी अवसर पर नहीं लगा। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये लोग यानी आरएसएस के लोग देश को राष्ट्र प्रेम का हवाला देते हैं, राष्ट्र प्रेम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 52 वर्षों तक खुद अपने मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया। और ये वो सच है जिससे आरएसएस इनकार नहीं कर सकती। तो ऐसी परिस्थितियों में अब ये आपको तय करना है कि जब कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या प्रवक्ता किसी भी न्यूज़ चैनल पर बैठकर धड़ल्ले से, बेबाकी से, बिना डरे खुला झूठ बोलता हो, तो सच और झूठ के बीच के फर्क को किसी को तो बताना ही पड़ेगा, ताकि हमारी जनता सच जान सके और ये जो झूठ का मलम्मा चढ़ाकर ऐतिहासिक घटनाओं को निरंतर तोड़ मरोड़ कर अपने सियासी मफाद हल करने की नीयत से परोसा जा रहा है, ये इस देश की जागरूक होती जनता को समझना होगा। वैसे भी गोदी मीडिया के इस दौर में ज़्यादा उम्मीद मेन स्ट्रीम मीडिया के एक बड़े धड़े से समझता हूँ कि इस देश के लोगों को कम ही है, लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश निरंतर जारी रहेगी। आज इस कड़ी में हमने आपको इस एक बड़े झूठ से पर्दा उठाकर सच से रूबरू करवाने की कोशिश की है और बताया है कि असल में आरएसएस किस मानसिक दृष्टिकोण को लेकर आज़ादी के बाद से ही चलती चली आ रही है। अगली मर्तबा फिर एक ऐसे ही किसी बड़े झूठ पर से पर्दा उठाया जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।